हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के एक्सरसाइज 10.3 और इसको शुरू करने से पहले आपको एक सजेशन, बेटा ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको सीरियल वाइज देखिए। सीक्वेंस में देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पावरफुल तरीके से स्ट्रांग बन जाएगा, और अगर बीच बीच से देखेंगे तो कितना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो पाएंगे कहना मुश्किल है। जब कॉन्सेप्ट एक बार बन जाता है ना तो सवाल हर सवाल निकलता है और आप उसको एंजॉय करते हैं। चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं हम लोग। तो वेक्टर अलजेब्रा इसका पहला सवाल देखते हैं 10.3 एक्सरसाइज का। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड्स √3 और √2। यानी जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको मैं लिख लेता हूं, यानी कि मैग्नीट्यूड ए का है √3 और मैग्नीट्यूड दे रखा है बी वेक्टर का 2, और साथ में कंडीशन और है a डॉट बी की वैल्यू भी अपने को पता है विच इज इक्वल टू √6। हमको फाइंड करना है एंगल। हमें मालूम है कि दो वेक्टर्स के बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसकी वैल्यू होती है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ये आपको मालूम है स्केलर क्वांटिटी आती है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। अब यहां से cos थीटा की अगर मैं वैल्यू लेना चाहूं तो आप लिखोगे a डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और सारी बातें तो आपको दे रखी है। ए डॉट बी दे रखा है √6, ये रहा √6, और ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3 और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2। तो ये रहा साहब यहां पर इंटू 2, ये वैल्यू दे रखी है। इसमें से कैंसिल कर सकते हैं वैल्यू, मैं यही लिख देता हूं। √6 को लिख सकते हो आप √2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू 2। तो √3 कैंसिल आउट हो गया और cos थीटा की वैल्यू बची √2 अपॉन 2। अगर आप इसको रैशनलाइज तो है ही, लेकिन √2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर लो तो वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 2 √2, यानी 1 अपॉन √2। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि cos थीटा की वैल्यू अगर 1 अपॉन √2 है तो इसका साफ मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री या π/4 होगी, क्योंकि थीटा π/4 होता है तभी cos थीटा cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 निकल के आती है। तो उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा छोटी छोटी बातों को भी, जैसे आप पूरी बात अच्छे से पकड़ पाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर बेटा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं ये क्या चाहता है हमसे। फाइंड द एंगल, फिर से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन। जो चीजें वहां दे रखी थी वो वेक्टर दे दिए हैं और निकालने की बात कर दी है। जैसे आप जान ही रहे हैं कि cos थीटा अगर हमको निकालना है तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चाहिए होगा और इनके मैग्नीट्यूड्स चाहिए होंगे, जिससे हम इसका cos थीटा या थीटा निकाल पाए। दिस इज थीटा। तो पहली बात हम लोग करते हैं, इसको इस वेक्टर को a मान लेते हैं और इस वेक्टर को मान लेते हैं b। तो मैं a डॉट बी पहले निकाल देता हूं। a डॉट बी निकालने का मतलब आप जानते ही हैं कि i कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो यहां वाले i कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, बाकी वैल्यू 0 जाती है। मतलब j का भी होगा k का भी होगा। तो i का 1 है, इसका 3 है, तो 1 इंटू 3 प्लस j का -2, और यहां कितना है अगेन -2 प्लस k का कोफिशिएंट 3, यहां k का 1। ये a डॉट बी आ गया। अगर मैं इसको लिखूं तो 3 प्लस 4 प्लस 3 कितनी वैल्यू हो गई बेटा 10। 4 7 प्लस 3 10। तो a डॉट बी हमारा आ गया है 10। अब हम a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा। वो आप जानते ही हैं √x², यानी इसका i कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 4 प्लस 9। तो 9 और 4 कितना हो गया 13 और एक 14। ये रहा आपका √14। ठीक है। अब इसी तरह मैग्नीट्यूड में b का निकाल लेता हूं। b के लिए 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखिए ऊपर वाली ही चीज लिखी है 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी √14।
ये सारी जो वैल्यूज हैं इसकी 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 इस वाले फॉर्मूले में मैं पुट कर देता हूं। कलर चेंज कर लेता हूं जिससे एकदम थोड़ा अलग लगने लगे, तो ब्लैक कलर ले लेता हूं। तो ये रहा साहब कॉस थीटा ए डॉट बी, तो ए डॉट बी की वैल्यू हो गई 10, और दोनों की देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी रूट 14 है, तो ये रहा रूट 14 और ये रहा रूट 14। तो कॉस थीटा कितना हो गया 10 अपॉन रूट 14 इंटू रूट 14 होता है 14, तो ये रहा 14, 2 से डिवाइड कर दीजिए 5 अपॉन 7, तो थीटा कितना आ गया बेटा कॉस इनवर्स 5/7, और ये आपका आंसर आ चुका है। दिस इज योर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान, आराम से करते जाइए और मजे करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, रेड कलर लेता हूं, देखते हैं इस क्वेश्चन में ये क्या चाहते हैं अपने से। फाइंड द प्रोजेक्शन, क्या बात, ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का ऑन द वेक्टर i प्लस जे कैप। इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन चाहिए। आपको मालूम है हमको अगर वेक्टर a का प्रोजेक्शन चाहिए होता था किस पे, ऑन वेक्टर b, फॉर्मूला याद करा रहा हूं, तो आप क्या लिखते थे a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। मतलब ये थी कहानी किसकी, a डॉट बी कैप की। अगर आप ठीक से याद कर पाएंगे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो इस वेक्टर को मान लेते हैं a, यहां लिख लो, चलो a को लिख लेता हूं i माइनस जे कैप, छोटा है इसलिए आसानी है लिखने में, और b वेक्टर को लिख लेता हूं i प्लस जे कैप। अब आप a डॉट बी अगर आप करेंगे तो क्या देखेंगे कि i के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। a डॉट बी 0 आ गया। अब ये नीचे वाला मैग्नीट्यूड निकालने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये 0 आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है आपको, फिर भी मैं आपके लिए निकाल देता हूं, कोई आवश्यकता नहीं है। अब b निकालने जाएंगे तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी आ जाएगा √2। अगर यहां वैल्यू पुट करें तो इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू √2 है। इसका मतलब क्या हो गया, a डॉट बी या प्रोजेक्शन कह लीजिए, a डॉट, इसको मैं इधर ही लिख देता हूं, ये प्रोजेक्शन था ना, दिस इज द प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन हमारा आ गया 0, यानी इस वेक्टर का यहां पर जो प्रोजेक्शन है वो 0 है। और प्रोजेक्शन 0 कब होता है, जब दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो साफ तौर पे दिख रहा है इसका डॉट इसका, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है। आप समझ पा रहे होंगे दोनों के बीच में π/2 एंगल है। इस वजह से कोई प्रोजेक्शन, ये अगर मैं मानूं a वेक्टर और इसको b वेक्टर, तो a का प्रोजेक्शन b में 0 है क्योंकि a दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब इनका a डॉट बी लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने a डॉट बी निकाला भी था, देखिए 0 आ गया। जब भी a डॉट बी 0 आता है और अगर ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं एंड बी, तो इसका सिंपल मतलब यही होता है कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, और इससे आप समझ में आता है कि प्रोजेक्शन 0 है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये तीसरे नंबर का सवाल हो जाता है। चलते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन पर। ये रहा साहब क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन चाहिए ऑन द वेक्टर दिस वन। अभी फॉर्मूला देखा था, इस वेक्टर को a वेक्टर पकड़ता हूं और इसको हम लोग b वेक्टर बोलते हैं। प्रोजेक्शन जो चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन वेक्टर b, वो क्या मिलेगा, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। समझ पाए होंगे। तो हमें पहले a डॉट b निकालना होगा। a डॉट b के लिए i कैप का कोफिशिएंट 1, इधर i कैप का कोफिशिएंट 7, प्लस इधर 3 j का, j कैप का, और यहां -1, यहां 7। ब्रैकेट इस्तेमाल करते रहिए जैसे किसी भी तरीके से माइनस प्लस में गलती ना हो पाए। तो ये रहा 7 और यहां रहा साहब 8। देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। ये हो गया 7 -3 और ये हो गया 7 8 56 56। अब
ये आएगा यहां पर 4, तो वैल्यू आ जाएगी 60। बात पकड़ में आई होगी आपके। और क्या रहा, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, अंडर रूट बी है ये, तो 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहां बेटा 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 1 प्लस 64। ये वैल्यू कितनी आई, ये हो गया 50, 114 ये वैल्यू आ गई। इन दोनों ही वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं इस फॉर्मूले में, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से a डॉट बी रहा कितना 60, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना रहा 144 का रूट 114, और दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और इसको करने की कोशिश करेंगे। ये भी बहुत सरल सवाल है, बस थोड़ी वर्किंग शायद डिमांड करेगा। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। ये शो करना कि ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड निकालिए और मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। तो पहला वाला जो वेक्टर लिखा है, जिसे मैं ए बोल देता हूं, वो देखिए 1/7 बाहर मल्टीप्लाई करके लिख लो, 2/7 आई कैप, 3/7 जे कैप और 6/7 के कैप। अब यहां पर अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालूं तो आप सिंपली लिख सकते हैं 2/7 का स्क्वायर, मैं पहली बार लिख दूं फिर डायरेक्ट करके लिख दिया करेंगे, 3/7 का स्क्वायर, उसके बाद 6/7 का स्क्वायर, 6/7 का स्क्वायर। क्या वैल्यू आ गई 4/49, 9/49 और 36/49। आप देख पा रहे होंगे, तो 36 और 9 45 और 49 आ गया, तो ये वैल्यू हो गई 49/49 विच इज इक्वल टू 1। तो ये यूनिट वेक्टर है, आपने शो कर दिया। दूसरे वेक्टर की बात करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं, लिख देता हूं बी वेक्टर, और बी में लिखा है 3/7 आई कैप -6/7 का जे कैप प्लस 2/7 का के कैप। इसकी भी कहानी सेम होने वाली है। तो यहां पर मैं लेके आता हूं मॉडुलस ऑफ बी, मतलब मैग्नीट्यूड बी का। अब सीधे स्क्वायर करके लिखूंगा, क्योंकि बाकी तो आप समझ ही रहे। 3/7 का स्क्वायर कर दो तो 9/49, फिर 6/7 का स्क्वायर कर दो, -6/7 का तो 36/49, फिर 2/7 का कर दोगे तो 4/49। फिर से आपने देखा 36 4 40 और 49, यानी वैल्यू आ गई 49/49 विच इज इक्वल टू अगेन 1। तो ये कहानी इसकी भी सेट हो गई। अब मैं बात करता हूं नंबर 3 की, सी मान लो उसको, और सी वेक्टर कितना दे रखा है 6/7 आई कैप, ये 7 है, प्लस 2/7 जे कैप -3/7 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल देने का हम लोगों को ये सी लिखना चाहिए यहां पर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/7 का स्क्वायर यानी 36/7, फिर 2/7 का स्क्वायर यानी 4/49, फिर 3/7 का स्क्वायर यानी 9/49। अगेन आपने क्या देखा 40/49, रूट 49/49 विच इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों वेक्टर आप देख पा रहे हैं कि यूनिटी वेक्टर हैं। ये आपने दिखा दिया कि ये साहब आपस में कैसे हैं, यूनिट वेक्टर। अब आपको शो करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होंगे बेटा, जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हम शो कर दें। नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमें 0 शो करना है। तो मैं बात समझ में आई ना, जब दो वेक्टर्स a डॉट बी हम 0 दिखा देंगे तो वेक्टर a b के परपेंडिकुलर होगा। ये क्लियर हो गई बात। तो a डॉट बी दिखाओ और a डॉट सी दिखाओ, बात खत्म। थोड़ा शिफ्ट करता हूं, तो मैं इसको ऐसे ले जाता हूं जैसे अपने को दिख भी जाए और जगह भी थोड़ी मिले। तो मैं a डॉट बी ले रहा हूं, और a डॉट बी में आप जानते ही हैं आई कैप के आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3/7 इन 2/7 लिखना चाहिए था, जैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका और इसका आ गया 3/7।
यहां चलो 3/7 और ये -6/7, फिर आ जाओ 6/7 और इसके साथ 2/7। अब यहां कलर में बदल लेता हूं जिससे आप फर्क कर पाएं। ये वैल्यू हो जाएगी 6/49, ये हो जाएगी 18/49 और ये हो जाएगी 12/49। आप देखिए 12 6 18 और ये वैल्यू कितनी हो गई 0। जैसे ही आपने a डॉट बी आपने 0 दिखाया या क्या शो किया, a डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b या वेक्टर b a के परपेंडिकुलर है। तो a और b परपेंडिकुलर हो गए। अब इसी तरीके से a और c दिखा दो, फिर bc दिखा दो, तो सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो मैं अगली बात करता हूं a और c की, a डॉट c। तो a डॉट c में a लो और c लो, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई अप कर रहा हूं जगह बचाने के लिए। 2/7 इंटू 6/7 तो 12/7 49, ये 2/7 और c का 6/7, समझ गए। फिर 3/7 इंटू 2/7, 3 2 जा 6/49। अंतिम अगला वाला 6/7 इंटू -3/7 तो -18/7, अगेन 0। ये देखिए तो क्या हो गया, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। अब BC बचे रह गए, तो BC की कहानी यहां कर देते हैं, कलर बदल लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। B डॉट C, पकड़ में आई होगी बात। अब BC के लिए जगह मिल रही है तो थोड़ा मैं इसको यहां तक लेके जाऊंगा। अब 3/7 इंटू 6/7 यानी 18/7। अगले में आ जाओ -6/7 इंटू 2/7 तो -6 2 जा 12/7। फिर अगले में आ जाओ 2/7 इंटू -3/7 यानी -6/7। फिर आपने क्या देखा, फिर वैल्यू इसकी 0 हो गई। इसका मतलब क्या दिख गया कि वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर C। तो आपने देखिए ये दिखाया कि A और B परपेंडिकुलर है, A और C परपेंडिकुलर हैं, B और C परपेंडिकुलर हैं, तो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये हो गया कि वेक्टर्स यूनिटी वेक्टर्स भी थे और म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी थे। ये पूरी कहानी इसकी खत्म हो जाती है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और देखिए 6 में क्या डिमांड करते हैं और कैसे हम लोग करने वाले हैं। मैं कलर कर लेता हूं रेड। फाइंड A एंड B, magnitude of A and magnitude of B if A plus B vector dot A minus B is equal to 8 and A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 B वेक्टर के बराबर है। चलिए निकालेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं पहले साहब। तो यहां पर वैल्यू लिखिए A प्लस B डॉट A माइनस B इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। तो A डॉट A, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एसोसिएटिविटी होती है वेक्टर प्रोडक्ट्स में, तो A डॉट A फिर A का B से करेंगे तो A डॉट B, फिर B का करेंगे तो B डॉट A, फिर B का B से करेंगे तो माइनस B डॉट B इज इक्वल टू 8। अब आप जानते हैं कि जो A डॉट A वेक्टर होता है, आपको पता है फिर भी याद दिला रहा हूं, मैग्नीट्यूड A का और साथ में cos 0, क्योंकि दो वेक्टर एक ही हैं, एंगल 0 है, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा जा सकता है। साथ में A डॉट B और B डॉट A एक ही चीज हुई, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। A डॉट B हमारा B डॉट A के बराबर होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे और उसके हिसाब से इसको लिख देंगे स्क्वायर, अभी समझाया था, और इसको लिख देते हैं, ये दोनों हो जाएगी बात बराबर सेम है क्योंकि, तो इसको हम कट कर देंगे और यहां हो गई माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहां से A दे रखा है 8B, इसका जिक्र कर रहा हूं, इसकी जगह A की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 8B और इसका हो गया स्क्वायर, क्योंकि A की जगह ये मैग्नीट्यूड ऑफ A की जगह ये वैल्यू रखी है, माइनस
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। देखिए यहां से क्या वैल्यू मिली, 8 स्क्वायर का मतलब 64 स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहां पर देखिए क्या वैल्यू आने वाली है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आएगा, बी स्क्वायर लिख लेता हूं पहले, 8/63 ये वैल्यू देखिए निकल के आ रही है। अब b निकालने जाएंगे तो यहां से थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा लगता है, मैं कोशिश कर रहा था ना ले जाना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। यहां पर हम लोग लेके आते हैं b का मैग्नीट्यूड, तो लिख देंगे √8/63। अब 8 को तो लिख सकते हो 2√2, भाई 2√2 और 63 को देखिए इसका रूट क्या निकाला जा सकता है कुछ ना कुछ बेहतर निकलेगा। 63 के फैक्टर कीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा और यहां आ जाएगा 7। तो ये इसके फैक्टर हो गए, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 8 को 2 का स्क्वायर इंटू 2 और 63 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर इंटू 7। यानी आप स्क्वायर वाले टर्म बाहर चले गए, तो यहां पर लिख देना चाहिए 2/3 √2/7। उम्मीद है ये बात आप आसानी से समझ पाए होंगे। 2/3 √2/7 ये b की वैल्यू हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर a के मैग्नीट्यूड की। तो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड था वो शायद 8b के बराबर था। यहां देखिए 8b के बराबर, ये कंडीशन दे रखी थी अपने क्वेश्चन में ही। अब यहां पे 8 लिखिए और ये जो b की वैल्यू है पूरी इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, साहब बात खत्म हो जाती है। तो ये क्या हो गया, 16/3 √2/7 और ये देखिए आंसर आ गया आपका। ये आंसर यहां मिला और ये आंसर यहां मिला। आंसर जब भी देना हो, आप एग्जाम में अगर लिख रहे हो तो बेटा इसको ऐसे लिख दीजिएगा, यहां ना छोड़ के ए लिखा है इसी को ऐसे लिख के, इन दोनों को साथ में मैं बता रहा हूं, ऐसे लिखिए पहले एक बार, निकलने के बाद ये आंसर ए का हो गया और इसी के नीचे बी का ऐसे लिख दीजिए। जैसे जो एग्जामिनर है ना उसको तुरंत खटाक से दिख जाए, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में डालिए और यहां बड़ा बड़ा ऐसे आंसर लिख दीजिए। तो जब वो क्वेश्चन कॉपी चेक कर रहे होंगे तो फटाक से यहां निगाह पड़ जाएगी और आंसर आपका सही मैच कर रहा है, तो हो सकता है बीच के स्टेप देखने की उनको जरूरत ना पड़े, फटाक से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है साहब, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अगले नंबर पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। तो 7 में देखते हैं, इन्होंने कुछ बोला है कि प्रोडक्ट इवेलुएट करना, कर लेते हैं। 3a - 5b डॉट प्रोडक्ट लेना है 2a + 7b का। तो आपने 3a को इससे मल्टीप्लाई किया डॉट प्रोडक्ट, तो ये देखिए 3a डॉट 2a, फिर इसका इससे करोगे तो प्लस 3a डॉट 7b, फिर -5b का डॉट लेंगे 2a से और इसी तरीके से -5b का यहां लिख देता हूं डॉट लेंगे 7b से। बड़ी आसानी से आप समझ पाए होंगे, ज्यादा मैंने लंबा लिख दिया। अब ये 3 2 जा 6 तो सीधे हो जाएगा, ये a डॉट a हो जाएगा। अभी इसको निपटा देंगे। 7 3 जा 21 a डॉट b, या -5 × 2 यानी -10 b डॉट a। समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, यहां देखिए -35 b डॉट b, -35। ठीक है, तो ये a डॉट a क्या होता है, 6a का स्क्वायर। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में समझाया था a डॉट a का स्क्वायर आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। अब a डॉट b और b डॉट a तो एक ही चीज होती है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो 21 में 10 घटा दो तो 11 बचा पॉजिटिव का, 11 a डॉट b, ये दोनों खत्म हो गए। यहां जो -35 और ये रहा इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इस तरीके से वैल्यू लिख सकते हैं 6
ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 11 ए डॉट बी माइनस 35 बी का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, बात खत्म। कोई खास सवाल नहीं था, ये तो बहुत ही आसान सवाल था जो आप कर पाए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आप बड़े आसानी से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखते हैं 8 में ये हमसे क्या जानना चाहते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमें निकालना क्या है, ए ऐसे लिख लिया करो बेटा, हमको ये इसकी वैल्यू निकालनी है, दिमाग में आ जाएगा। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर भी है, तो चलिए एक इंफॉर्मेशन ये भी मिल गई कि इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम, एंगल भी दे रखे हैं कितना, 60 डिग्री इन दोनों के बीच का है। एंड स्केलर प्रोडक्ट, अरे सब कुछ दिए हुए, चाहिए क्या ये सारी वैल्यू दी 1/2 है, इसको कुछ और ना समझा जाए। बहुत सुंदर। अब इसको देखिए, आप जानते हैं कि जब भी आप a डॉट बी लिखते हैं, इसका सिंपल मतलब होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और इस पूरे की वैल्यू आपको दे रखी है यहां पर, देखिए हाफ, a डॉट बी हाफ गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैल्यू रख दो भाई। तो ये a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, अब b का मैग्नीट्यूड a के बराबर है, तो b की जगह भी a लिख दो, ये देखो बराबर है ना। और cos 60 कह रहे हैं, दो के बीच का एंगल 1/2, तो ये हो गया a का स्क्वायर। cos 60 कितना होता है, तो होता है 1/2, और ये रहा 1/2। तो यहां से आपका मैग्नीट्यूड कितना निकला, 1, क्योंकि निगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं मैग्नीट्यूड की, तो 1 आ गया। अब इसके बराबर है तो दोनों 1 आ गया भाई। इसी तरह इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। दिस इज योर आंसर। इस तरह से बड़े आसानी से आप साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं जो इनको चाहिए था। तो बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बेटा, देखते हैं वहां क्या जानकारी चाहिए इनको। क्वेश्चन लिख रहा था क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखने का अपने को। तो फाइंड एक्स मॉडुलस, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चाहिए इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए। अच्छा, यूनिट वेक्टर ए है, तो ये ए का जो मैग्नीट्यूड है वो साफ 1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और साथ में ये एक रूल दिया हुआ है, एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैं लिख देता हूं पहले आपके लिए, x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 12। तो x डॉट एक्स करिए पहले, तो फिर लिखेंगे x डॉट ए, फिर माइनस ए डॉट एक्स, फिर माइनस ए डॉट ए इज इक्वल टू 12। अब आप जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है भाई, x डॉट ए और a डॉट एक्स, ये डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, दोनों चीजें एक हो जाएगी तो कट जाएगी। अब x डॉट एक्स क्या होता है, x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये भी आपको बता चुके हैं। और यहां पे आ जाएगा a का स्क्वायर, ये रही वैल्यू 12। ये कितनी वैल्यू दे रखी थी, 1। तो देखिए कितना आसान है, 1 का स्क्वायर कर दो 12, 1 ही आएगा। तो ये हिसाब रहा, 1 को इधर ले जाओगे बचेगा 13, तो √13 इसका आंसर हो गया बस। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया √13, माइनस लेना नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड निगेटिव होता नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कितना आसान है, कुछ भी गलती क्यों होगी भाई, जबरदस्ती करेंगे तो होगी, वरना कोई हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए साहब देखते हैं ये क्या चाहते हैं इसमें। इफ ए बी एंड सी आर सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। अच्छा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। बताते हैं, अब दो वेक्टर आपस में जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो ये जो वेक्टर है a प्लस लेमडा बी, इसका डॉट प्रोडक्ट हमारे c से कितना आवेगा, 0। ये इंफॉर्मेशन लैंग्वेज के फॉर्म में इन्होंने दे रखी है, इसी का हम करेंगे इस्तेमाल और इससे हम वैल्यू ऑफ लेमडा निकाल लेंगे। चलिए तो a प्लस लेमडा बी लिखता हूं पहले, a प्लस लेमडा बी। अभी a ये है और लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा बी, लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लेमडा आ जाएगा।
अब मैं आई लिख रहा हूं और आप देखिएगा कैसे लिखा जा सकता है। तो आई कैप लिखा, ए तो था यहां पर 2 और लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस लेमडा प्लस जे कैप, ए है 2 जे का, यहां लेमडा से मल्टीप्लाई किया तो 2 लेमडा, फिर के कैप, यहां है 3 और यहां लेमडा से मल्टीप्लाई किया 1 को तो प्लस लेमडा। ये कहानी बन गई ए प्लस लेमडा बी की। अब सी वेक्टर देखिए, सी वेक्टर तो खैर लिखा ही है, मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार 3i प्लस जे। अब हमें शो करना, ये दिया हुआ है ए प्लस लेमडा बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 और ए दिस इंटू डॉट प्रोडक्ट सी का मतलब क्या है, आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लीकेशन यानी 2 माइनस लेमडा इंटू 3 प्लस जे का 2 प्लस 2 लेमडा इंटू 1, फिर के का, यहां के तो है नहीं 0 है तो के वाला टर्म जो होगा वो हो जाएगा 0। इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, खेल खत्म हो गया। अब पहले मैं इसको लिख लेता हूं जिससे जिस तरह से हम लोग की आदत पड़ी वैसा कर पाऊं। तो ये हो गया 3 2 जा 6 माइनस 3 लेमडा, यहां आ जाओ तो 2 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए 6 2 8 माइनस लेमडा बराबर 0 आप देख पा रहे होंगे और बहुत ही क्लैरिटी से लेमडा की वैल्यू 8 आ गई। बस आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए कितने आसानी से आपने क्वेश्चन को कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं और ये हो गया। तो बच्चों करते हैं 11वां नंबर सवाल और देखिए 11th क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। ये कह रहे हैं शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर है और इस तरह से इस परपेंडिकुलर टू, इस पे परपेंडिकुलर है फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। ए एंड बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये इस पे परपेंडिकुलर है। अगर मुझे ये इस पे परपेंडिकुलर दिखाना है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, यानी ए बी प्लस डिटर्मिनेंट मॉडुलस ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, ये जो वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट इससे, अगर हम ये साबित कर दें कि इसका डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 है तो ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जैसा शो करने को बोला है शो दैट। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने हम जा रहे हैं, अगर 0 आ जाएगा तो शो हो जाएगा। आओ आ गया ही, इसको इससे डॉट लोगे तो ये बन गया a का स्क्वायर और b डॉट बी। देखिएगा आराम से, इसका इससे लोगे तो माइनस a और ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ b, साथ में b डॉट a। इसमें आ जाओ प्लस b a और साथ में a डॉट b। इसका लास्ट वाले से लिया तो मैं इधर लिख देता हूं माइनस b का स्क्वायर फिर a डॉट a। ये देखिए डॉट प्रोडक्ट लेने पे वैल्यू आई। अब आप जानते ही हैं कि b डॉट a या a डॉट b बराबर होता है, ये प्लस माइनस के साइन है, ये पूरी वैल्यू हमारी कट जाएगी। ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b डॉट b क्या होता है b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसमें आ जाओ b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और a डॉट b होता है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू भी तो सेम है, इसका आंसर 0 आ गया। तो जब कोई दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएं और वो नॉन जीरो वेक्टर्स हो तो हेंस बोथ दी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस यही इन्होंने कहा था, प्रूव कर दो, इसको आप लिख दीजिए प्रूव्ड, आंसर हो गया ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था जो बहुत आसानी से किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं और इसमें देखते हैं क्या है लिखा, इफ a डॉट a इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन जैसे ही दी हमारा दिमाग तुरंत चमक गया कि a डॉट a का मतलब तो होता है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जिसकी वैल्यू 0 दे रखी है। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब क्या है कि a का जो मैग्नीट्यूड है साहब वो 0 है। अब एंड a डॉट b इज इक्वल टू 0, ऊपर से कह रहा है a डॉट b हमारा 0 है। देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर b।
इस बी के बारे में क्या बोलेंगे? अब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन क्या बोलती है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, दैट मींस वेक्टर ए क्या है? इज 0 वेक्टर, 0 वेक्टर है या आप नल वेक्टर है। अगर ये 0 या नल वेक्टर है मतलब ये हो जाएगा ऐसा वेक्टर, नल वेक्टर। तो अगर किसी 0 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर से लिया जाए तो उसका आंसर तो 0 ही आना। भाई यहां पर ये वेक्टर कौन सा है? ये हो गया 0 वेक्टर। तो किसी 0 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर से लिया जाए, चाहे वो 0 वेक्टर हो चाहे वो 0 वेक्टर नहीं हो, कुछ भी हो, तो आंसर क्या आएगा? 0, जो कि आ रहा है। इसका मतलब इस बी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती, कुछ भी हो आंसर 0 आएगा। तो वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग अबाउट बी, वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग अबाउट वेक्टर बी। वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। आप समझ पाए होंगे मेरी बात। बस यही आपका एनालिसिस होगा। ये जो उन्होंने कंक्लूजन पूछा था, बी कोई भी वेक्टर हो सकता है। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये रहा 13 क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। अच्छा भाई, तो इसका मतलब क्या? ये सारे जो वेक्टर्स हैं ये सबके सबकी वैल्यू 1 है। 1 है तो सबके सबकी 1 है, तो सब बराबर भी है। यूनिट वेक्टर्स, इस इंफॉर्मेशन को इधर लिख लिया। सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस वन, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, अब ये जो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर लिखा हुआ है, इसका अपने से ही डॉट ले लेंगे। मतलब a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर लिखा है, इसका अपने से ही डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो ये क्या हो जाएगा? नल वेक्टर डॉट नल वेक्टर, और दो नल वेक्टर 0 0 किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। मतलब आप इस तरह लिख सकते हैं। बड़ी अगर स्पेशल जानकारी, एकदम स्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स की बात करें तो ये वैल्यू 0 आ जाती है। इसको डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं हासिल क्या होता है। तो a डॉट ए, 9 टर्म्स लिखने होंगे, छोटा छोटा लिखता हूं। तो a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट सी, बी से शुरू करते हैं। बी डॉट ए बिल्कुल आसान है, देखिए बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी से शुरू करिए। सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, और ये वैल्यू कितनी है? 0 के बराबर। देखने में भड़कीला है, दम एकदम नहीं है। ए डॉट ए का मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब हो गया ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए डॉट बी, हमको कोई जानकारी ए डॉट बी के बारे में नहीं है, अभी छोड़ना पड़ेगा। ए डॉट सी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ए डॉट बी का देखिए, बी डॉट ए तो एक ही चीज होती है, डबल कर लो यहां पर। इसको देखो ध्यान से, ये ए डॉट बी है और बी डॉट ए है। तो आप जानते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो मैं यहां पर ए डॉट बी को डबल लिख सकता हूं, 2, इसको मिला के। अब कलर ए डॉट सी की चर्चा कर लिया जाए, इसका भी कलर चेंज कर लेते ना। तो ये ए डॉट सी और कहीं पर मिल रहा होगा सी डॉट ए, ये देखिए। तो इन दोनों को साथ मिलोगे तो इसका डबल द वैल्यू ऑफ ए डॉट सी लिख सकते हो आप। इसको तो रेड से ही लिखो, नहीं ये कौन सा कलर है? ए डॉट सी। ठीक है, अब तीसरा खिलाड़ी और बचा जिसे सी डॉट ए की कहीं चर्चा हो रही होगी। नहीं, सी डॉट ए तुमने लिख लिया या ए डॉट सी लिख लिया है, बी डॉट सी की चर्चा करनी होगी, तो वो भी डबल आ जाएगा। बी डॉट सी देखिए यहां मिला है और बी डॉट सी यहां पे मिला है, तो 2 लिख लो, बी डॉट सी लिख लो, सब 2 2 आ गए। अब ये जो बी डॉट बी था ये बन जाएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी डॉट सी जो बचा था बन जाएगा सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये देखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका, तीनों की वैल्यू तो 1 1 है, तो ये वैल्यू हो गई साहब 1। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? ए डॉट बी। अब जैसा लिखा वैसे ही लिख लेते हैं। फिर ये बी डॉट सी है तो इसको लिख लो बी डॉट सी
प्लस देखिए सी डॉट ए, तो सी डॉट ए लिख लो इसको, ए डॉट सी और सी डॉट ए बराबर ही होता है, और प्लस फिर बी का यानी 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर बराबर 0, आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहां पर ये 1 1 1, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, तो ये वैल्यू हो गई साहब 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और तीनों का 1 मिलाया तो वैल्यू 3 आ गई। ये 1 ये 1 ये 1, और अब आप जान ही रहे हैं ज़्यादा स्टेप जबरदस्ती बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी, उधर गया -3/2, और ये आपका आंसर आ गया। देखिए कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं, अगर आप गलती ना करें, थोड़ी प्रैक्टिस करें, और जैसे मैंने बोला कि सीक्वेंस में वीडियो देखें, जैसे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएं, कहीं भी ये याद ना करना पड़े इसका ये ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं हमेशा मालूम रहे। ठीक है साहब, ये कहानी हो गई। क्वेश्चन 12वां 13वां नंबर था, जहां तक 13वां वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। अब ये कहते हैं इफ आइदर वेक्टर ए नल वेक्टर हो या बी हो, यानी अगर ए हो, इफ आइदर भी लिखना जरूरी, इन दोनों में से कोई भी 0 हो या फिर बी 0 हो, तो साहब ये पता है, हमें डिफाइंड भी किया था कि ए डॉट बी हमारा 0 होता है। बड़ी अच्छी बात। अब कह रहा है इसका कन्वर्स जरूरी नहीं कि ट्रू हो, कन्वर्स जरूरी नहीं ट्रू हो, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल, एग्जांपल भी देना है। अब यहां पर कह रहा है कि इफ, अगर मैं कहूं ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो इससे आप ये नहीं कह सकते कन्वर्स इज नॉट ट्रू कि ए 0 है या बी 0 है या दोनों ही 0 हैं। ये इससे कंक्लूड, ये इसका कन्वर्स है, ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता। आपको ये मालूम ही है कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, वेक्टर ए ले लो और वेक्टर बी ले लो, और ये नॉन जीरो वेक्टर्स भी हों, अगर ए और बी कैसे वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, यानी जीरो नहीं है, तो भी अगर इसका डॉट प्रोडक्ट साहब, इसका अगर ये 90 डिग्री पर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0। तो अगर ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो ये कैसे कह सकते हैं आप, ये तो कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली हो गया। अब आप बात पकड़ भी पाए होंगे। अब एग्जांपल ले लो कोई, जैसे मान लो वेक्टर ए को पकड़ लेते हैं हम लोग i प्लस जे प्लस 3 के, परपेंडिकुलर वेक्टर लिखने हैं बस, b लिख दो, और b को क्या ले लो, ले लो यहां पर इसको डबल, चलिए यहां डबल कर लेंगे। अब यहां लिख लो 2 1 3 लाना है, तो -i और -2j प्लस के, -1 -3, और ये ले लोगे 3 0। अब ये देखिए दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट जब निकालोगे तो ये -1 इंटू -1, तो ये -1, चलो मैं पूरा दिखाऊं आपको, और फिर 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1, ऐसे निकालते हो ना, तो ये -1, ये -2, ये +3, और ये वैल्यू 0 आ गई। देखो तो ए डॉट बी 0 है ना, तो ए डॉट बी 0 है, लेकिन क्या ये कह सकते हो ए और बी 0 है, कोई 0 नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो आपने, हाँ ये जरूर है कि कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पक्का, तो आप समझ पाए लॉजिकली भी, और एग्जाम्पल उन्होंने पूछा तो आपने एग्जाम्पल भी दे दिया, यानी पूरा सवाल को नीचे से ऊपर तक कर दिया आपने, खेल खत्म। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपका 15वें नंबर का सवाल। तो देखते हैं क्या, थोड़ा मैं छोटा इसको करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये स्क्रीन से थोड़ा कॉर्नर से काटते हैं जिससे कि आपको अच्छा फीलिंग आए, तो ऐसा ना हो कि कहीं से कट जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल, अच्छा भाई ए बी सी आर 1 2 3, ये लिख देते हैं ए बी सी, ए का है 1 2 3, और साहब बी कितना था, -1 0 0, और सी है 0 1 2 कोऑर्डिनेट से। देन फाइंड एंगल ए बी सी, अपने को ए बी सी यानी ये एंगल पता करने का है।
और इन्होंने कुछ हिंट टाइप भी दिया था, ABC इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स BA, ये वेक्टर्स हो गया साहब BA और ये वेक्टर BC। तो ये जो एंगल निकालना है आपको, ये वेक्टर BA और BC के बीच का है। AB वेक्टर मत कहना, अगर तुम AB कह दोगे ना, देखो समझ लो इसको, नहीं तो कहीं गड़बड़ी कर दो। मैं कौन डायग्राम बनाऊं, कलर कौन सा लूं, काला ही, ये समझ लीजिए, मतलब ऐसे होता साहब। अगर आप इसको AB वेक्टर कह देते ना और इसको मान लो BC ही कहते, तो एंगल कौन सा होता, ये एंगल, ये वेक्टर आगे बढ़ा ये इधर, तो ये एंगल हो जाता। ये एंगल किसके बीच का है, AB और BC के बीच का है। और हमारा ये एंगल किसके बीच का है, BA और BC के बीच का है। फर्क पकड़ पा रहे हो ना बेटा, ये एंगल किसके बीच का है, थीटा थीटा सेम, इसको θ1 कर देते हैं, उसको थीटा बोल देंगे। तो ये लिख दूं क्या, ये एंगल है θ1 बिटवीन वेक्टर AB एंड AC वेक्टर। बात पकड़ में आई। और कलर बदल लेते रेड। ये जो वेक्टर है, ये जो एंगल है, वो एंगल है बिटवीन BA वेक्टर और BC वेक्टर। मेरे ख्याल से मैं अपनी अच्छी सी बात आपके सामने प्यार से रख पाया हूँगा। अब इसको निकालने की चर्चा करनी है। तो साहब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं तो पोजीशन वेक्टर हैं, कहीं पर ऐसे होगा O ओरिजिन, तो हमारे पास ये वेक्टर हमको मिले हुए हैं। देखो बात पकड़ना, अब ये कैसे मैं ले जाऊं भाई, तो चलो कोई ऐसी घसड़ फसड़ कर देता हूँ, ठीक, समझ तो आ रहा है ना बेटा, पकड़े तो हुए हो। अब देखो ये जो वेक्टर है OB, ये -1 0 1 है। ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है, वो चर्चा मत करना, एक्स एक्सिस पे पड़ेगा तो सर एक्स एक्सिस तो ऐसे होनी चाहिए तो बराबर, कुछ नहीं, ऐसे खींच खांच दिया है। तो साहब ये जो वेक्टर, ये जो पोजीशन वेक्टर बना, अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में चला जाऊं, ये देखे कंपोनेंट फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, घटा घुटू के भी लिख सकते हो। पकड़ना मेरी बात बच्चों। तो यहां पर 0B अगर लिखना है तो -i, याद दिलाना पड़ेगा। मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स x y z किसी के होते हैं, तो उसके पोजीशन वेक्टर को जो लिखते हो, पोजीशन वेक्टर उसे लिखते हो xi yj प्लस zk, इस तरह भी लिखते हो। तो यहां पर जब पोजीशन वेक्टर OB लिखोगे तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं -i प्लस 0j, क्योंकि ये 0 है, 0k हो गया। इस तरह कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें मिलेगा इससे बहुत सहूलियत। ये रहा OB वेक्टर। अब आ जाओ OA वेक्टर पे, कहाँ गया ये OA वेक्टर। तो OA वेक्टर क्या लिखोगे बेटा, 1 2 3 है, तो 1i 2j प्लस 3k, पकड़ में आई बात। OA कहीं लिखा है, यहां लिखो OA। अब आ जाओ OC वेक्टर पे, तो OC वेक्टर में यहां कहीं लिखता हूं क्योंकि वो लेना होगा हम लोग को, OC वेक्टर। तो OC वेक्टर क्या रहा बेटा, ये कहाँ है, 0 1 2, तो ये 0 इंटू i प्लस 1 इंटू j प्लस 2 इंटू k, ये वेक्टर हो गया साहब OB OC OC। अब हमको जो BA वेक्टर निकालना है, देखो तो जो BA वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है, BA। ट्रायंगल लॉ लगाओ, OB प्लस BA इज इक्वल टू OA। मैं लिख देता हूं ट्रायंगल लॉ के अनुसार पहले, जिससे पूरा आसान लगे आपको। तो मैं लगा रहा हूं ट्रायंगल लॉ वेक्टर वाला, और यहां लिख रहा हूं OB वेक्टर प्लस OB से यहां पहुंचे, B से A यहां पहुंचे, और ये बराबर किसके, OA वेक्टर के। बात समझ में आई। तो BA वेक्टर यहां से कितना हो जाएगा, तो BA वेक्टर हो जाएगा OA वेक्टर माइनस BA वेक्टर, OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। ये मैं थोड़ा आपको लंबा मेथड बताता हूं, फिर एक शॉर्टकट बताता हूं खटाखट, जो खटाखट आपका निकल जाएगा। तो ये OA माइनस OB, तो OA वेक्टर क्या था हमारा, OA वेक्टर ये था देखिए, और OB वेक्टर क्या था ये, तो 1 में से आपने 1 घटाया तो 2i बन गया, देख रहे हैं। और यहां पर आ जाइए, OA में से OB घटाओ, 2 में से 0 घटाओ तो 2 ही आ गया, फिर 3 में से 0 घटाया तो 3 आ गया,
ठीक, ये क्या निकाले हो, बी ए वेक्टर। बड़ी अच्छी बात। अब देखिए इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत कुछ मैंने समझाया। अब आप ध्यान कीजिए, जो ये इतना लंबा ना करना पड़े, आपको मालूम था कि दो पॉइंट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्टिंग वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो कनेक्टिंग वेक्टर हम लोग निकालते थे, अगर ये वैल्यू x1 है, y1 है, z1 है और ये वैल्यू x2 है, y2 है और z2 है, तो कनेक्टिंग वेक्टर r यानी pq वेक्टर को क्या लिखा जाता था, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ऐसे लिखा जाता था। तो ये पूरी चीज ना लगाते हुए आप सीधे कैसे निकाल सकते हैं, अगर बी ए वेक्टर निकालना हो तो मैं थोड़ा शिफ्ट करके दिखाता हूं। अगर यहां पर हमको बी ए वेक्टर निकालना होता तो बाद में ए है ना, तो ए में से ये घटाते, एक में से -1 घटाया तो लिखा 2i कैप, फिर 2 में से 0 घटाया तो लिखा 2j कैप और 3 में से 0 घटाया तो लिखा 3k कैप। देखिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और ये तो 2 मिनटों में आपके सामने आ ही गया। तो ये बी ए वेक्टर आ गया। अब इसी को पकड़ के चल रहे हैं आगे, बात समझना मेरी। अब हमको चाहिए था क्या, बी सी वेक्टर। तो साहब बी सी वेक्टर क्या रहा, बी सी, सी में से बी घटाओ, तो सी 0 में से -1 घटाया तो आई कैप आ गया, फिर 1 में से 0 घटाया तो जे कैप आ गया, फिर 2 में से 0 घटाया तो 2 कैप आ गया। ठीक, अब इन्हीं दोनों के बीच का एंगल चाहिए हमें, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं और इसका ले लेते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। तो वी आर कैलकुलेटिंग एंगल के लिए बी ए डॉट बी सी और इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 2, आप जान ही रहे हैं, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 6, ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 आ गई वैल्यू। अब जब ये वैल्यू 10 आ गई, अब इस 10 के बाद देखिए हमारा जो इनका डॉट लेते थे तो अपने को निकालना है एंगल। तो अगर मैं इसको डॉट लिखूं तो इसको क्या लिखोगे, बी ए का मैग्नीट्यूड फिर बी सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा लिखना चाहो तो बी ए डॉट बी सी अपॉन बी ए का मैग्नीट्यूड और फिर बी सी का मैग्नीट्यूड, ये आपको डालना पड़ेगा। अभी इनके मैग्नीट्यूड नहीं निकाले, यहां निकाल लेते हैं। तो ये रहा बी ए का मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा नीचे करूं पता नहीं कट तो ना रहा हो, ऐसे। अब यहां पर मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर किया तो 4 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 4 4 8 8 16 17 17 आ गया रूट का। यहां आ जाओ बेटा, तो यहां पर मैंने लिखा बी सी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 6 अंडर रूट 6 आ गई वैल्यू। ये भी बात पकड़ पाए होंगे। अब यहां पर वैल्यू रख दो, बी ए डॉट बी सी कितना था 10, तो ये वैल्यू रही 10। बी ए का मैग्नीट्यूड कितना था, रूट 17 और बी सी कितना था, रूट 6। आप बात ही पकड़ पाए होंगे। अब ये 10 लिखिए और रूट के अंदर 17 इंटू 6, 60 और 42, 102, तो ये 102, ये आपका अभी आंसर ना कहिए क्योंकि एंगल पूछा है, तो हम लोग यहां पर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102, ये हमारा एंगल आ गया जो इन्होंने पूछा था। इस तरह से देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं, गलती होगी ही नहीं, बस प्यार से करते जाइए। उम्मीद है एकदम से समझ में आया होगा। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में देखिए क्या बोला है, ये मैं इसको करके दिखाता हूं, बहुत ही आसान है। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अब आपको मालूम है कि अगर ए बी सी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो मुझे ये साबित कर देना चाहिए कि ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ए सी के बराबर है। अगर मैं ऐसा दिखा दूं तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे।
अब यहां पर ये जो पॉइंट्स है ये है 1 2 7 और बी है 2 6 3 और तीसरा पॉइंट है 3 10 -1। ये जो पॉइंट्स होते हैं वो किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हैं। तो हमको जब देखिए ये OA वेक्टर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसी तरह OB OC लिखेंगे। तो अगर हमको वेक्टर AB चाहिए तो हम B वाले पॉइंट्स में से A वाले पॉइंट घटा के लिखते हैं। तो B पकड़ा, 2 में से 1 घटाया, आप समझ पा रहे होंगे, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 इंटू I कैप प्लस 6 में से 2 घटाओ 4 J कैप, फिर 3 में से 7 घटाओ तो आ जाएगा -4, तो इसको लिख दो -4 K कैप। ये देखिए बातें हम समझा चुके हैं आपको कि AB वेक्टर अगर लिखना है तो B में से A वाले कोऑर्डिनेट्स घटा के लिख दीजिए, आप वैल्यू आ जाती। फिर लिखते हैं हम लोग इसी तरीके से BC वेक्टर। तो BC वेक्टर में BC देखिए C बाद में, तो C वाले में से भी घटा दो। तो C वाले में से 3 में से 2 घटाया तो अब 10 में से 6 घटाया तो 4, अब -1 में से 3 घटाया तो -4। ये देखिए दोनों वेक्टर एक ही आ गए, है ना। तो AB वेक्टर और BC वेक्टर की वैल्यू ये दिखाई पड़ रही है अपने को। AB और AC वेक्टर दोनों एक ही वेक्टर आ गए, ये भी बड़ी कमाल की बात है। चलो पैरेलल होंगे, एक ही सब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम है, बिल्कुल उसी तरफ ले जा रहा है ये। अब मैं AC वेक्टर की बात करूं तो AC वेक्टर का मतलब है C में से A घटाओ, 3 में से 1 घटाया 2I कैप, फिर 10 में से 2 घटाया 8J कैप, फिर -1 से -7 घटाया -8A कैप। बात पकड़ में आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। ये मैग्नीट्यूड निकाला AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसे AB बोलोगे तो 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 1 + 16 + 16 √33। इसी तरीके से मैं इसका निकालता हूं BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर सेम ही था तो फर्क पड़ेगा नहीं, 1 का स्क्वायर + 16 + 16, अगेन वैल्यू आ गई 33। समझ में आ रहा होगा बड़े अच्छे से। AC की बात करता हूं तो AC का मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं बेटा। ये वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 का स्क्वायर 64, तो 60 × 120 128 और 4 132 आ गया। तो 132 लिख दीजिए यहां पर रूट का। और 132 को कितना लिखा जा सकता है 2√33। 4 हो जाएगा स्क्वायर के अंदर, 4 × 33 करोगे तो 132 आ जाएगा। 4 3 120 और 12 32। अब यहां पर आपको साफ दिखाई पड़ रहा है ये वाली कंडीशन कि AB का मैग्नीट्यूड और BC का मैग्नीट्यूड अगर आप एडअप कर दें तो बड़े सिंपल तरीके से AC का मैग्नीट्यूड मिल रहा है √13 33, फिर √33 और यहां पर वैल्यू 2√33 है। अब इसका मतलब है हेंस पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। ये सब इसके कोलिनियर पॉइंट हो गए और बात खत्म हो गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 कर सकते हैं। बिल्कुल 10th लेवल वाला क्वेश्चन है, लेकिन अब जो क्वेश्चन वेक्टर आ गया इसलिए ये 12th में बताया जा रहा है ये बिल्कुल वैसे ही 10th वाला। ये भी ले लो वही है, ये सब कर चुके थे 10th में, बस वेक्टर है तो वेक्टर की तरीके से कर रहे हैं। शो दैट दी वेक्टर्स, वेक्टर ये फॉर्म दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो वही है 10th लेवल वाला सवाल। कोई अब मुझे नहीं पता कि ABC किसे मानना चाहिए, मैं मान लेता हूं, देखता हूं क्या आता है। मान लीजिए ये ABC वेक्टर्स हैं, तो ये जो वेक्टर्स हैं ये पोजीशन वेक्टर O होगा। ये कह रहा है ये जो वेक्टर दिया है, सपोज करिए 2I - J + K, ये वेक्टर दिया है, वर्टिसेस है ना। दूसरा वेक्टर ये दिया है, सपोज कहाँ गया दूसरा, ये I - 3J - 5K कैप। और इसी तरीके से अब ये जो वेक्टर है ये वेक्टर दिया है 3I - 4J - 4K।
हमको ये नहीं मालूम है कि ABC मैंने सही माना गया कि ये यहाँ होना चाहिए, बी यहाँ, कि कौन कहाँ। एक रफ स्केच खींच दिया आपके सामने। ये वेक्टर इस तरीके से क्या है, ये साहब OB वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। और इसी तरीके से ये OA वेक्टर है, और इसी तरीके से ये कौन सा हो गया, OC वेक्टर हो गया। अब अगर ये वर्टिसीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो किन्हीं दो साइड्स का स्क्वायर्स का सम तीसरी के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम की बात की जा रही है। जैसे बचपन से मुंह लगाते आए कि अगर ऐसा है तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू BC स्क्वायर की होनी। ये पाइथागोरस थ्योरम 2 साल पहले पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। ये तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं, हर जगह लगा ही चुके हैं। तो हमें इसका मतलब क्या है कि हमको AB का मैग्नीट्यूड चाहिए, AC का मैग्नीट्यूड चाहिए और BC का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले AB वेक्टर चाहिए भाई मैग्नीट्यूड से पहले, लास्ट वाला क्वेश्चन है जो किया है। अब AB चाहने का मतलब क्या है कि OB का पोजीशन वेक्टर में से OA का पोजीशन वेक्टर घटाओ। भाई AB है ना, B में से A घटाओ। तो B के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना चाहो उस तरीके से ही तो क्या लिख सकते हो, खटाखट 1 -3 और -5। देखो इस तरीके से A के लिखना चाहते हो तो क्या लिख दोगे यहां से, 2 -1 और 1। C के लिखना चाहते हो, ये जो कोफिशिएंट है वही लिखे दे रहे हैं हम लोग, 3 -4 और -4 बेटा, बस खेल खत्म। अब ये AB लिखना है तो B में से घटा दो, तो B पकड़ा 1 और A था 2, तो आ गया -i। अब J की चर्चा करते हैं तो -3 और -3 में -1 घटाया तो -2 बचा। अब आ जाओ तुम -5 में से -1 घटाओ तो -6 बचा। ये देखिए -i -2j -6 आ गया। अब यहां पर मैं यहीं पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं, जैसे बार बार यहां ना आना पड़े। अब ये देखिए अंडर रूट लगाया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, और चलिए यहां लिखो 36, 41 आ गया इसका। तो ये पहला पॉइंट था AB, वो हम निपटा चुके हैं। दूसरे पे आ जाओ बेटा। दूसरे को AB के बाद हम लोग सपोज करिए AC मान रहे हैं तो AC निकाल लो, अभी BC भी निकालेंगे। अब देखिए AC ये है, इस माले में से घटाओ, C में से घटाओ, जो बाद में होता है उसमें से पहले वाला। तो 3 में से 2 घटाया 1, -4 में से -1 घटाया -3, -4 में से 1 घटाया -5 के। कितना आसान है देखो। अब इसका जो मैग्नीट्यूड लेना है, कौन सी बड़ी बात है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 10 35, तो ये आ गया √35। यहीं लिख देता हूं नीचे, ठीक है। अभी ये बचा एक और, उसको कलर चेंज कर लो क्या। अभी क्या बचा रह गया, BC। तो C में से B घटा दो, BC अगर पकड़ रहे हो तो BC में C 3 में से 1 गया 2, फिर -4 में -3 घटाओगे तो -1 का बचेगा, फिर -4 में -5 घटाओगे तो प्लस का 1 बचेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाला हम लोगों ने, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 1 + 1 ये आ गया √6। और देखो पाइथागोरस थ्योरम लग गई साहब। फिर से कलर बदलूंगा अब देखिए यहां पर इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है। देखिए ये हो गया AC का स्क्वायर प्लस इसका नाम क्या दिया था, BC का स्क्वायर बराबर किसके है, हमारा था AB। बस देखिए इसमें है क्या, देख पा रहे हैं ना, AC का स्क्वायर 35, √35 स्क्वायर करोगे 35, इसका करोगे 6, 35 और 6 41, और ये 41 दिया हुआ है। ये हो गया, हेंस ABC हमारा वर्टिस ऑफ वर्टिसीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। ये AB हाइपोटेन्यूज है। तो यानी जो हमने डायग्राम बनाया था ये डायग्राम सही नहीं है, AB हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। तो डायग्राम कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा, A यहां होगा और B यहां होगा, C यहां होगा। AB हाइपोटेन्यूज के सामने वाला एंगल 90 होगा। तो ये डायग्राम रफ स्केच था, लेकिन हमारा काम तो साफ बन ही रहा है। और इस तरीके से आपने प्रूफ कर लिया कि तीनों पॉइंट वर्टिसीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैं। बस कुछ भी हो प्यार से करिए, एकदम कॉन्सेप्ट मजेदार है, गलती कैसे होगी ऐसी की तहजीज की। आ जाओ भाई अगले सवाल पे। अगला का मतलब शायद ये अंतिम सवाल है इस क्वेश्चन का। आइए साहब।
इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, बड़ी अच्छी बात है, ए हमारा नॉन जीरो यानी इसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर नहीं है। ऑफ मैग्नीट्यूड ए, चलिए इसका मैग्नीट्यूड ए है, फिर से लिख देता हूं, चलो ए है। एंड लेमडा इज ए नॉन जीरो स्केलर, लेमडा भी जीरो के बराबर नहीं है। देन लेमडा ए इज ए यूनिट वेक्टर इफ, अच्छा ये कह रहे हैं कि जो लेमडा इंटू ए वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, इज ए यूनिट वेक्टर। क्या मतलब है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है साहब वो 1 होना चाहिए, तभी तो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब आप सिंपल जानते हैं कि लेमडा स्केलर है तो कूद के बाहर आ जाएगा, इसका तो कोई फर्क पड़ता नहीं। ये ए का मैग्नीट्यूड है जो कि इन्होंने बोल रखा है कि ए के बराबर है, तो लेमडा इंटू ए इज इक्वल टू 1। तो इफ का मतलब क्या है, लेमडा नहीं, लेमडा ए इंटू 1 होना चाहिए, लेमडा ए इंटू 1 कहीं लिखा नहीं है। हाँ, ये लास्ट वाला देखिए, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, ये ट्रू होता है। और ये जो यहां पर मॉडुलस लगा रखा है वो मॉडुलस इसलिए लगा रखा है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो ही ऐसे बाहर निकाल पाएंगे आप। तो ये लास्ट वाला अगर आप यहां लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इंटू ए इज इक्वल टू 1। जैसे आप घबराए नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है, और ए की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन लेमडा। अगर लेमडा पॉजिटिव है तो लगाने की जरूरत नहीं, और निगेटिव है तो लगाना पड़ेगा, वरना निगेटिव वैल्यू कैसे इसके बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब कि देखिए पूरी बात समझिए, आंसर तो निकाल ही लिया डी हम लोगों ने, कोई बात नहीं, आंसर डी आ चुका है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि यहां पर अगर, और उसको खींचो, यहां पर देखिए लिखा था लेमडा ए इज इक्वल टू 1 इफ लेमडा पॉजिटिव है, नॉन जीरो तो है ही, तो आराम से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। तो लेमडा की वैल्यू 1 अपॉन ए। सपोज करिए लेमडा निगेटिव है, हमें नहीं मालूम जैसे, तो इस सिचुएशन में अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया और लेमडा निगेटिव है, सपोज समझने कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं, आंसर आ चुका है, तो आप इसको लिखोगे 1 अपॉन लेमडा, और लेमडा निगेटिव है तो निगेटिव का मतलब ये निगेटिव नंबर होगा, और किसी का मैग्नीट्यूड निगेटिव कैसे हो सकता है, किसी का मैग्नीट्यूड निगेटिव कैसे हो सकता है भाई, तो मीनिंगलेस बात है ना, कोई इसका अर्थ नहीं है। इसलिए इस बात से बचने के लिए अगर लेमडा निगेटिव है तो यहां पे आप एक मॉडुलस साइन पुट कर दो, इसका खेल हो जाएगा खत्म। यानी इट इज सेफर, अगर टेक्निकली सोचें कि जब भी हम लेमडा ए को, अगर हमको नहीं पता लेमडा पॉजिटिव है तो इसको मॉडुलस के टर्म में आप बाहर निकालिए और आगे चर्चा को बढ़ा लीजिए। मेरे ख्याल से मैं पूरी तरीके से आपको समझा पाया हूं, क्योंकि सवाल निकालना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पकड़िए से कहीं भी कुछ फंसे नहीं, और एक बार कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप हो जाएंगे तो मैथमेटिक्स को में मजा आने लगेगा आपको। तो आपकी मैथ्स अगर थोड़ी सी मुश्किल लगती है आपको तो बहुत सरल लगेगी। इसी वजह से मैं आपसे बोलता हूं कि जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको सीरियल वाइज देखिएगा और आपको ट्रेमेंडस बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं आसानी से पढ़ाता हूं और आसानी से समझता भी हूं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, लर्निंग अच्छी हुई होगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।